प्रॉपर्टीज नहीं रखनी चाहिए इफ सैटर्न इज सिटिंग हियर। ये मैंने आपको एक वो बता दिया है रेमेडी, तो आप अपने क्लाइंट्स को कह सकते हैं कि अगर सैटर्न बैठा है 9th हाउस में तो 3 से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी ना ले। ठीक है, और ये जो इसका जो प्रिसाइडिंग लॉर्ड है वो जुपिटर है, 9th हाउस सैजिटेरियस साइन काल पुरुष की कुंडली में, तो वो जुपिटर ही उसका बनता है। और जुपिटर की ही प्लेसमेंट बताएगी कि 9th हाउस का रिजल्ट क्या होगा। ये वो हाउस है जहां पे किसी दूसरे प्लेनेट का कोई से नहीं है। अभी तक हमने सभी हाउसेस का देखा है, 1, 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट्स उसके रिजल्ट्स को सिग्निफाई कर रही हैं, लेकिन यहां पे 9th हाउस के अंदर जुपिटर अकेले ही डिसाइड करेगा। अर्थात यदि 9वें घर में कोई प्लैनेट नहीं भी है तो आप ये देखिए कि चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट क्या सिग्निफाई कर रही है, वैसा ही रिजल्ट 9th हाउस का होगा। यहां पे किसी और ग्रह की प्लेसमेंट को नहीं देखना है, जुपिटर की प्लेसमेंट क्या कहती है वो डिसाइड करेगी कि 9th हाउस क्या करेगा। और ये मतलब गुरु का स्थान है, इसलिए उसको मतलब उसका ऑनर में होना चाहिए। एक हम जानते ही हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिलने की संभावना तब होगी व्हेन जुपिटर इज हैप्पी, अधिक होगी। सैटर्न है, आदमी खुद अपनी भी क्रिएट कर सकता है, या उसके नाम पे 3 इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो सकती है, 3 से ज्यादा किसी भी कंडीशन में न रखें, नेवर एवर। 9th हाउस पे कोई क्वेश्चन? बोलिए नीरज जी। सर ये 3 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ना रखने का लॉजिक क्या है, या जैसे अगर कोई पूछता है तो उनको क्या सिग्निफाई कर सकते हैं कि उससे क्या बैड इफेक्ट हो सकता है कुछ? संतान पे बुरा असर आएगा। ओके। और हाँ जी अजीत बाबू। जैसे सर मैं अपनी कुंडली देख रहा हूँ, मेरे 9वें घर में राहु बैठा है और साथ में पता नहीं दूसरा समझ नहीं आ रहा सर, दूसरी हिंदी है इतनी पढ़ नहीं जाती। राहु बैठा है जी। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, मैंने सॉरी डायरेक्शन नहीं बताई ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, मतलब ईशान कोण, यानी कि ये मंदिर की दिशा भी है। 9वां घर आपके घर का मंदिर तो नहीं कहूंगा, पूजा स्थान। जी जी। नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, राहु है और दूसरा नहीं पता। दूसरा नहीं पता क्या लिख रखे सर। चलिए, तो मतलब आपने जो भगवान की जो भी तस्वीर रखी हुई है वो किसी अलमारी में ऊपर की तरफ रखी हुई है? नहीं सर, अलमारी में तो नहीं, पूजा रूम पूजा स्थान है जहाँ पर वहीं रखी है बस। तो पूजा स्थान में ऊंचाई पे रखी है या पूजा स्थान में आपने कुछ नीचाई पे रखा है भगवान को? नहीं, एक वो छोटी चौकी होती है ना जैसी सर, हाँ, उस पे रखी हुई है। और वो कहाँ पे, सीढ़ी के आसपास है या फर्स्ट फ्लोर पे है? नहीं नहीं, सीढ़ी से तो दूर है, अंदर है। सीढ़ी से अंदर जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही बढ़ते हैं तो किचन आती है, किचन के बाद मंदिर पूजा रूम आता है। अच्छा,
तो मंगल तो नहीं है आसपास कहीं? नहीं सर, मंगल तो दिखा नहीं रखता इसमें। नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा प्लैनेट कुछ पता लगे। खैर कोई बात नहीं, 9वें में राहु है तो। हाँ जी, और किसी का सवाल? सरिता जी। सर मेरे पास 2 कुंडलियां हैं जिसमें 9th हाउस में बृहस्पति की पोजीशन है, तो लेकिन पाराशरी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक में वक्री बृहस्पति है, एक में नीच का है। तो अगर लाल किताब के हिसाब से देखेंगे तो दोनों में जो 9th हाउस का बृहस्पति है, सिर्फ ये देखेंगे कि बृहस्पति 9th में है, बाकी ये दोनों मतलब कोई पॉइंट नहीं है कि वक्री है या नीच का है। ये वाला दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा कि 9th हाउस में है तो 9th हाउस का ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही, इसमें कोई वक्री नहीं है, कोई नीच नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों की सेम रिजल्ट होगा दोनों। हाँ, मतलब फॉर विद रिस्पेक्ट टू द हाउस, विद रिस्पेक्ट टू द हाउस, हाँ सेम रिजल्ट है। ठीक है सर, ठीक है। उसमें मतलब नीचत्व या वक्री होने का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। और किसी का तो कोई सवाल नहीं? अब हम आते हैं 10वें घर पर। 10वां घर किस्मत की बुनियाद का घर है। अब देखिए, अगर आपको याद हो, पहला घर मैंने क्या बताया था? तख्त हजारी और किस्मत का, फेट, फर्स्ट हाउस से पता लगता है। किस्मत क्या है वो पहले घर से पता लगेगा। नाइन्थ हाउस फलक्रम है, मतलब कि वो धुरी है जिसपे भाग्य घूमता है। 10वां घर है, ये किस्मत की बुनियाद का घर है, रियल फाउंडेशन। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अगर ये 10वां घर किस्मत की बुनियाद का घर है और 10वां घर प्रोफेशन होता है, यानी कि कर्म होता है। प्रोफेशन तो आज जोड़ लिया ना हमने, मूल ज्योतिष में तो यह कर्म का भाव है 10वां, अर्थात किस्मत की बुनियाद हमारा कर्म होता है। ये लाल किताब ज्योतिष बहुत सीधे सीधे उस संबंध को बता रहा है। बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए हैं पंडित रूपचंद जोशी जी ने, इसलिए उनको उतना ही सम्मान, उतना ही ध्यान देना आवश्यक है। दे नीड ड्यू अटेंशन एंड रिस्पेक्ट। उसकी शैली लिखने की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सोच है, इसलिए उसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और यहां पर मंगल जो है, मंगल ग्रह, वो उच्च का माना जाता है लाल किताब के हिसाब से। 10th हाउस प्लेसमेंट वैसे भी, मतलब अगर काल पुरुष की कुंडली है तो 10th हाउस कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन मकर राशि है, मकर में मंगल उच्च का होता है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन लाल किताब के हिसाब से केवल 10th हाउस में जब बैठेगा मंगल तब उच्च का है, मतलब उच्च होने की स्थिति निश्चित है, फिक्स्ड है। तो यहां पे मंगल उच्च का है और बृहस्पति को यहां पे नीच का माना जाता है लाल किताब में। बृहस्पति यहां पे नीच माना जाता है लाल किताब में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत ही चालाक घर है, बहुत ही चालाक घर है। यहां के जो प्लेनेट बैठे होंगे उनके रिजल्ट्स को आप
श्योर नहीं कह सकते, सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि हाँ यही होगा। देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ डाउट। वो किस रास्ते जाएंगे, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे या नेगेटिव में जाएंगे, नहीं कह सकते। और यही एक और कारण है कि जब यहां पर दो इनिमिकल प्लैनेट्स बैठे होते हैं, दो शत्रु ग्रह बैठे होंगे 10वें भाव में, अगर दो शत्रु ग्रह बैठे हैं तो उस कुंडली को लाल किताब की भाषा में अंधी कुंडली या अंधा टेवा कहा जाता है। 10वें घर में यदि दो शत्रु ग्रह बैठे हैं तो उस कुंडली को अंधा टेवा बोला जाता है। आप में से कईयों का यह अनुभव होगा कि किसी लाल किताब वाले ज्योतिषी के पास गए होंगे या किसी भी ज्योतिषी के पास गए होंगे, उसने कहा होगा जी 10 अंधों को खाना खिलाइए। किसी ने किया है या सुना है? सर सुना है सर। सुना है ना जी 10 अंधों को खाना खिलाइए। कारण ये है, 10 अंधों को खाना खिलाने का मतलब ये है कि जो 10th हाउस है वहां पे दो मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं या मेलेफिक इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है ना? तो ये वजह है कि अब जैसा कि मैंने ये बोला कि 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, अगर अकेला भी बैठा है तो उसके रिजल्ट को हम पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव मानेंगे, ये कैसे पता लगेगा, इसकी इंडिकेशंस कहां से आएंगे? अगर 8th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, अगर 8th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है तो 10th हाउस के प्लैनेट का रिजल्ट डबली नेगेटिव हो जाएगा। ये रिलेशनशिप है। अब यहां पे ना एस्पेक्ट समझ में आता है, ना कंजंक्शन समझ में आता है, ना लॉर्डशिप समझ में आती है, पर ये लाल किताब का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि 10वें घर में जो प्लैनेट बैठा है उसका रिजल्ट कैसा होगा। 8th हाउस में अगर मेलेफिक बैठा है तो वो डबली मेलेफिक हो जाएगा, अगर बेनिफिक बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर 2nd हाउस में कोई बेनिफिक बैठा है, 2nd हाउस में अगर वो बेनिफिक बैठा है तो डबली बेनिफिक हो जाएगा। 10th हाउस में सर एक बार दोबारा बता दीजिए, कंफ्यूजन हो गई। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसका रिजल्ट कैसा होगा, डाउटफुल होगा। पर उस डाउट को हम क्लियर कैसे करेंगे, उसके दो रूल्स हैं। उसके रूल ये हैं कि पहला कि 8th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, 8th हाउस में कोई ग्रह या दुष्परिणाम देने वाला ग्रह बैठा है तो 10वें घर के ग्रह का परिणाम दुगना बुरा हो जाएगा। और अगर दूसरे घर में कोई बेनिफिक, कोई शुभ ग्रह बैठा है, शुभ प्रभाव वाला ग्रह बैठा है, तो वह 10वें के ग्रह को दुगना शुभत्व दे देगा। आप समझ गए? तो इसलिए जो 10th हाउस है वो डाइसी है। इसलिए वर्षफल में जब भी, हर वर्षफल में जब 10वें में कोई भी ग्रह आता है उसको बहुत सावधानी से देखना है, क्योंकि वो 8th से भी कनेक्ट हो रहा है और 2nd से भी कनेक्ट हो रहा है, और 8th से कनेक्ट होना डेंजरस है। हाँ बोलिए दिवाकर जी। सर जैसे अगर 10th हाउस में शनि है और 8 में मेरा जुपिटर है, तो उस केस में यहाँ पे शनि अच्छा हो जाएगा कि कमजोर हो जाएगा? और मैंने आपको क्या बताया, जुपिटर 8th हाउस में क्या है? अच्छा है। तो वो शनि के कोई दुष्परिणाम नहीं देगा।
शनि मतलब को शनि यहाँ पे और अच्छा हो जाएगा। और अच्छा नहीं, जितना है उतना हाँ ही रहेगा। और अच्छा तब होगा अगर सेकंड हाउस में कोई अच्छी हाँ प्लेनेट बैठा है। ओके और अच्छा तब होगा अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, वरना जितना अच्छा है अच्छा उतना ही सेकेंड हाउस अच्छा के रहेगा। आठवें का कोई दुष्परिणाम नहीं अच्छा आएगा, ये बता रहा हूं मैं, अगर जुपिटर की बात कर रहे हैं आप। ओके ठीक है ना? ओके ओके। हाँ जी, नीरज जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ और एक चीज मैं शेयर भी करना चाहता था सर। उसमें यह है कि मेरा 10th हाउस में जो है सैटर्न प्लेस्ड है और 8th हाउस में मार्स है। तो 10th हाउस का जो है इफेक्ट जो है डबली नेगेटिव हो गया एक तरह से। और मुझे ये जो अकेला बैठा है? नहीं, मार्स के साथ वीनस और मरकरी भी है सर चलिए ठीक है। 8th हाउस में, और 10th हाउस में सैटर्न है। हाँ, तो ये डबली नेगेटिव इफेक्ट माना जाएगा सर? सेकंड हाउस में कुछ बैठा है क्या? सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। नहीं है। नहीं। अब देखिए, भयभीत नहीं होना है, ये आपका बर्थ चार्ट है, ठीक है? जी। अब आपको वर्षफल वाला सिस्टम ध्यान में रखना होगा ओके। कि वर्षफल में क्या प्लेसमेंट आ रही है, उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करते रहिए। ठीक है? जी। वर्षफल के हिसाब से जैसे मैनेज करते रहेंगे तो आप उतने दुष्परिणाम नहीं पाएंगे जितने कि आपको नेटल चार्ट में दिख रहे हैं। ओके। और सेकेंडली एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, मैंने क्या पहले बताया है जो कि हर ज्योतिषीय परंपरा में आवश्यक है और काम करता है। जहां जो प्लेनेट बैठा है उसको तंग मत कीजिए, उसको नेगेटिवली इंस्टिगेट मत कीजिए। तो अगर मान लीजिए मार्स वहां बैठा भी है 8th हाउस में, जी। तो कोशिश ये कीजिए कि जो उसकी सिग्निफिकेशन है एज पर लाल किताब, उसको न डिस्टर्ब किया जाए। होता यह है कि हम वो कर रहे होते हैं जो हमें प्लेनेट चाहते हैं कि ना करना चाहिए, अगर समझदार हैं वो सर हमारे लिए चैलेंज पोज करते हैं। ठीक है ना? इसको सर प्लीज थोड़ा आप एलाबोरेट करके बता पाएंगे? नहीं, इतना ही बता पाऊंगा कि ये समझिए कहीं पे भी, जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया कि सैटर्न वहां बैठा है 10th हाउस में और मार्स 8th हाउस में बैठा है। ठीक है? तो मार्स की क्या सिग्निफिकेशन है? मार्स की सिग्निफिकेशन है अग्नि। ठीक है? मार्स की क्या सिग्निफिकेशन है? भाई भी है। ठीक है? मार्स की सिग्निफिकेशन क्या है? इंजरी है। ठीक क्या है? सर? इंजरी, बॉडीली इंजरी। जी। पेन की बात कर रहे हैं ना हम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो जो बॉडीली इंजरी, वो जो बॉडीली इंजरी है उससे बचने की कोशिश करिए, यानी कि उस वर्ष ऐसा कोई कार्य न करें जहां पे इन चीजों की संभावना बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाते हैं, जी। एग्जाम्पल के तौर पर, और वहां पे आप कसरत के लिए बड़े बड़े वेट मशीन से उठाते हैं। उस वर्ष कोशिश कीजिए कि हल्के फुल्के से ही करें, मशीन पे ज्यादा रिलाई ना करें, कि आप तब उस दिन उस साल मशीन की तार ही टूट जाए। आप समझ रहे हैं? जी जी। आप मतलब उस चीज की अपनी इंटेलिजेंस को यूज करिए ताकि वो जो प्लेनेट मेलेफिक दिखा रहे हैं आप उस सिचुएशन तक अपने आप को ले ही मत जाइए। और यही विजडम है ज्योतिषी की, और कुछ नहीं है। ज्योतिषी की विजडम यही है, यही रेमेडी होती है। ठीक है ना? जी। और मुझे सर ये जो आपने 10 अंडों को खाना खिलाने वाला बताया था, ये भी किसी ने मुझे बोला था कि आप ऐसा कीजिए। मतलब इसी वर्ष की बात है ये। अच्छा, समवन टोल्ड मी कि आप ये उपाय कीजिए। ठीक है। और सर मेरा क्वेरी ये था कि जैसे अगर 8th हाउस में मैलेफिक
प्लैनेट बैठ रहा है और सेकंड हाउस में बेनिफिक भी बैठा है, तो 10th हाउस क्या रिजल्ट देगा? तब वही चीज है, तब क्या होगा कि वो दोनों रिजल्ट देगा, ओके दोनों रिजल्ट, क्योंकि उसको दोनों सपोर्ट मिल रही है, जी, यानी कि आपको गेन्स भी काफी होंगे और आपको पेन्स भी काफी होंगे। ओके समझ गया ना? जी सर। ये जो ओके, विश्वास जी। वर्षफल हम देखते हैं, हाँ हाँ जी मधु। सर। हाँ, ये हम जो वर्षफल देखते हैं ये कैसे मतलब कि ईयर के स्टार्टिंग में ही लाल किताब के द्वारा ही देखा जाता है? लाल किताब सिस्टम का जो वर्षफल है उसका उसका अलग है। हाँ, यहाँ पे हम उसके हिसाब से ही देखेंगे और उसका एक टेबल है जो कि पंडित जी ने बनाया हुआ है। अच्छा, उस तो टेबल के अकॉर्डिंग ही वर्षफल को देखा जाएगा। मतलब उस वर्षफल में क्या होगा कि प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बदल जाएगी, बर्थ चार्ट से बदल जाएगी, और उस साल के लिए वो प्लेसमेंट वैलिड होगी फॉर लाल किताब सिस्टम। ठीक है ना? ओके। विश्वास बाबू। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर 2 में कोई पॉजिटिव ग्रह बैठा तो यहाँ का इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और यही अगर हाँ, स्थिति उल्टी हो जाए कि 2 में नेगेटिव हो जाए और 8 में पॉजिटिव हो जाए, तब क्या होगा? तो क्वेश्चन आपको कंडीशन क्या बताई? अगर 8th में मेलिफिक है तो वो डबली मेलिफिक कर देगा, सेकंड में बेनिफिक है तो डबली बेनिफिक कर देगा, सेकंड में अगर मेलिफिक है जी तो वो बेनिफिक नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है सर। वो जैसे मेरे में बुध और वहां पे केतु है सर, तो वो सेकंड दोनों में, शत्रु और 10th में ग्रह क्या है कि नहीं है? नहीं, 10th में ही है सर। और 10th में क्या है? 10th में क्या है? 10th में ही मतलब आपकी आवाज। बुध और केतु 10th में ही है। बुध और आवाज आ रही है? केतु 10th में है। हाँ हाँ, 10th बुध और में है सर। केतु 10th में है ना? हाँ, तो 6th हाउस में जी। ये दोनों अच्छा रिजल्ट देंगे, अदरवाइज ये एनिमी है, और अगर एनिमी है तो वही 10 अंधों को जी। भोजन कराइए। समझ जी गए? जी जी बिल्कुल समझ गए सर। वो वाला बात आ गई। ठीक है। नेहा जी। सर मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया कि हमें प्लेसमेंट्स 10th हाउस के लिए 8th हाउस की पहले देखनी है, देन सेकंड हाउस की, बट सर अगर 8th हाउस में भी कुछ नहीं है और सेकंड हाउस में भी कुछ नहीं है, देन यू आर गुड। बट देन आई हैव प्लैनेट्स इन 10th हाउस। चलो, उसका भी जवाब अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। मैंने शायद बताया कि नहीं? हाँ, नहीं बताया। सैटर्न, राहु, केतु, अगर प्लेनेट नहीं बैठा है, सैटर्न, राहु, केतु की जो प्लेसमेंट है चार्ट के अंदर, वो उसका जो सम टोटल है, उसका जो रिजल्टेंट है, वो 10th हाउस का इफेक्ट होगा। सैटर्न, राहु, केतु। ठीक है? ओके सर। हाँ, डॉक्टर गंगाईवाल, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मेरे सेकंड हाउस में, 8th हाउस में और 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं। हाँ, तो आपके चार्ट में 10th हाउस का रिजल्ट क्या होगा, वो डिसाइड होगा सैटर्न की प्लेसमेंट प्लस राहु की प्लेसमेंट प्लस केतु की प्लेसमेंट इन दी बर्थ चार्ट। ओके सर, इन दी बर्थ चार्ट। यस। बट वर्षफल देखेंगे, अगर ईयरली चार्ट बनाएंगे तो फिर वो अगर कोई प्लेनेट आ जाएगा तो फिर वो सेकंड और 8th वाला कंसिडरेशंस हमको करना होगा। यानी वर्षफल के हिसाब से ही चलना होगा। वही चलना ही चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वर्षफल ही इफेक्टिव है।
ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सर। अब हम आते हैं 11वें भाव पर, लालच का घर। अभी तक हमने पढ़ा है हाउस ऑफ गेन्स। लाल किताब कहती है लालच का घर है ये, हाउस ऑफ ग्रीड। दूसरा, यह गुरु का स्थान, मतलब जहां गुरु बैठ रहा है। 9th हाउस गुरु, गुरु कहां बैठेगा, गुरु का ऑफिस कहां है, ये 11th हाउस है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ गुरु, और ये प्लेस ऑफ जस्टिस है। 11th हाउस इज प्लेस ऑफ जस्टिस, यानी कि अगर हमने जस्टिस के बारे में बात करनी है तो कहां पर जस्टिस की बात होगी, पंचायत किस जगह हो रही है, कोर्ट कहां पे है, दैट इज 11th हाउस। माइंड इट, प्लेस ऑफ जस्टिस, नॉट द जस्टिस। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस ऑफ जस्टिस, नॉट द जस्टिस। न्याय की बात नहीं हो रही यहां। न्याय कहां पे होगा या न्याय की बात कहां पे होगी, केस कहां फाइल करोगे, ठीक है ना, वो चीज 11th हाउस बताता है। ये काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि है, एक्वेरियस, जिसका नेचुरल लॉर्ड कौन सा है, नेचुरल लॉर्ड कौन है, सैटर्न। शनि। सैटर्न। बट यहां पे अथॉरिटी किसकी चल रही है, जुपिटर की। तो ये सैटर्न प्लस जुपिटर का हाउस है। टू ओल्ड एक्सपीरियंस जेंटलमैन कमिंग टुगेदर, शनि और बृहस्पति। दोनों, शनि बहुत प्राचीन है, बहुत लंबी उम्र है, बहुत पुराने समय के हैं, और गुरु, गुरु तो वैसे ही विजडम में भी, नॉलेज में भी और एज में भी बड़े हैं। तो ये दो ओल्ड वाइज मैन कमिंग टुगेदर है 11th हाउस। इसीलिए क्योंकि दो वाइज मैन हैं, इसलिए दिस इज द प्लेस ऑफ जस्टिस, दिस इज द कोर्ट, दिस इज वेयर द गुरु इज सिटिंग, दिस इज वेयर द जज इज सिटिंग, 11th हाउस। हाँ, हम वो जो 11th हाउस की जनरल सिग्निफिकेशंस हम मानते ही हैं कि यहाँ पे गेन होगा, कौन सा प्लेनेट बैठा है तो क्या होगा, वो सब जो चीजें हैं वो हम ये 11th हाउस से जरूर देखेंगे। पर यहाँ पे अदरवाइज क्या होता है, हम जस्टिस को अगर देखना चाहते हैं या लीगैलिटी को देखना चाहते हैं या लॉ को देखना चाहते हैं तो कन्वेंशनल ज्योतिष में, पराशरी में वो 9th हाउस है, लॉ इज 9th हाउस, ठीक है ना। यहां पे अगर हमको लीगैलिटी को देखना है, द प्लेस वेयर वी हैव टू आस्क फॉर जस्टिस इज 11th हाउस। अब ये हाउस गेन्स का है, गेन्स का है, बट वही मैं बता रहा हूं, ये ग्रीड का भी है। और इसके जस्ट सामने 3rd हाउस, जब हमने 3rd हाउस किया तो बताया था, 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ एग्जिट ऑफ मनी। घर का धन, आपका संचित धन, आपका पैसा कैसे खर्च होगा, कैसे निकलेगा, कैसे व्यय होगा, वो 3rd हाउस बताता है। तो ये 3rd का काउंटर पार्ट है, मतलब 11th से पैसा आएगा तो 3rd से बाहर निकल जाएगा। मरकरी यहां पे अच्छा नहीं है,
जुपिटर की अथॉरिटी चलती है, पर क्योंकि वो सैटर्न का घर है, अकेले जुपिटर भी बहुत अच्छा नहीं है। मून यहां पे बहुत अच्छा नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। पर्टिकुलरली यहां पर बुध जो है वो मेलिफिक इफेक्ट देगा, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। और अगर बाय एनी चांस यहां पे सन है, मून है, मरकरी है, सन, मून, मरकरी, alone or together, the person must not eat non-veg and eggs. Caution है ये। If you have sun, if you have moon, if you have Mercury in 11th house, do not take non-veg and eggs, क्योंकि एक नई क्लास चला दी गई है एग्लेटेरियंस, और वेस्ट तो कहता है एग इज नॉट नॉन वेज, इट इज एब्सोल्युटली नॉन वेज। क्योंकि हर चीज का नेचर में एक पर्पज है होने का। मिल्क किस लिए होता है? मिल्क लाइफ को सस्टेन करने के लिए होता है। एग क्यों बनता है नेचर में? एग बनता है लाइफ को बर्थ देने के लिए। सो इफ यू आर हैविंग एन एग, you are killing a potential life, and this is the house of judgment. शनि नॉनवेज है, डेड मीट इज सैटर्न, और सैटर्न के घर में ही ये बैठा है अगर, और वहां पे अगर इसको खा रहे हैं, संतान पे दुष्प्रभाव आएगा। इलेवेंथ हाउस, these 3 planets पर्टिकुलरली अगर बैठी हैं और व्यक्ति अगर नॉन वेज खाता है, संतान पे दुष्प्रभाव आएगा। सर आई हैव फेस दिस पर्सनली। आप बोल रहे हैं मून का, तो आई हैव कॉशियसली मेड दैट एफर्ट कि नॉनवेज नहीं खाना, एग छोड़ दिया मैंने अपने आप से। एंड आई सी मेरी डॉटर्स को थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहा था, अब कुछ टाइम से लग रहा है दे आर बेटर, सो मे बी